हेलो दोस्तों। रात का समय था। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। कोई किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शाम के बाद यह समय हर रोज हम सबका दुख ताजा कर देता था और हम सब घर वाले एक दूसरे से छुप छुप कर अपने अपने कमरों में बंद होकर अपना अपना दुख हल्का करने की कोशिश करते थे। ऐसा पिछले एक हफ्ते से हो रहा था। एक हफ्ते में से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन हम सब इस दर्दनाक समय से ना गुजरे हो। काफी देर तक अपने कमरे में बंद रहने के बाद मैं खुद को मजबूत करके उठी और कमरे से बाहर निकली। एक मैं ही तो थी कि जिसको मजबूत बनना था, अपनी बूढ़ी माँ और कमजोर बाप को संभालना था। आंगन में लगे वॉश बेसिन में हाथ धोए और फिर मुंह पर छींटे मारे ताकि हालात थोड़ी सुधर जाए। मेरी आंखें रोने की गवाही दे रही थी। मुंह धोने के बाद उनकी हालत कुछ ठीक हुई थी। मैं तौलिए से मुंह पोंछे चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजा भाई के कमरे की तरफ गई थी और दरवाजे पर दस्तक देकर खाना लग जाने की खबर दी और वहां से मम्मी पापा के कमरे में चली गई। जैसे ही कमरे में कदम रखे वह दोनों अपनी आंखें साफ करने लगे। मेरा अंदाजा ठीक था। मेरे आने से पहले वह दोनों भी रो रहे थे, जबकि मुझे देखकर एकदम से आंसू पोंछे और मुस्कुराने लगे। कैसे हम सब एक दूसरे को दिलासे दे रहे थे और बहाने बहाने से जीने की वजह ढूंढ रहे थे। हम पर जो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे उनसे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। खैर, मैंने मम्मी और पापा को उठाया और उन्हें लेकर खाने की टेबल पर आई। उनको कुर्सियों पर बिठाया और किचन की तरफ चली गई ताकि खाना डालकर लाया जा सके। मम्मी पापा की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। कैसे वह दोनों एक ही हफ्ते के अंदर अंदर कमजोर और लाचार से हो गए थे। एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें ना जाने कितनी बीमारियों ने आ घेरा था। मैं खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर लगा दिया। फिर अफसोस से भाई के कमरे की तरफ देखा जो अभी तक बंद था। मैंने फिर से जाकर 2-3 बार दस्तक दी मगर कोई भी जवाब नहीं आया। मैं नाव में सिर हिलाते हुए कुर्सी पर बैठ गई और खाना निकालकर मम्मी और पापा को देने लगी। थोड़ी देर बाद हम खाने से फ्री हो चुके थे। खाना क्या था, बस नाम के लिए ही कुछ निवाले खाए थे जो जिंदा रहने के लिए जरूरी थे। मैं बर्तन समेटने के बाद मम्मी के कहने पर एक दफा फिर से भाई के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन भाई के कमरे का दरवाजा ना खुलना था तो ना ही खुला। थोड़ी ही देर बाद बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बुआ, चाची, चाचा, ताया और ताई थे। सबने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और अंदर लॉन्च में आकर मम्मी और पापा से मिले। एक दूसरे से गले मिलते मम्मी और बुआ फिर से रो पड़ी थी। ताई जी ने बड़ी मुश्किल से दोनों को चुप करवाया था। पिछले एक हफ्ते से हमारे घर में यूं ही मातम पसरा हुआ था। मेरा बड़ा भाई, हमारा इकलौता भाई सहारा, एक हफ्ता पहले ही अचानक से हमें छोड़कर जा चुका था। उसका जाना हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हम पर तो कयामत टूट पड़ी थी। किसने सोचा था इस अचानक हादसे के बारे में। अभी 1.5 महीना पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। हम हंसी खुशी अपने घर में रह रहे थे और फिर यूं अचानक यह हादसा हो गया था जिसने हम सब से हमारी खुशियां छीन ली थी और हमें तोड़कर रख दिया था। बुआ, ताई और अम्मी ने भाई की बातें शुरू कर दी, जबकि चाची एक तरफ खामोश बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वह भी नई नवेली ही थी। उनकी शादी को सिर्फ 3 ही महीने हुआ था, इसीलिए वह हमसे अभी ज्यादा घुल मिल नहीं सकी थी। मैं भी चाची के साथ एक तरफ जाकर बैठ गई। भाई की बातें सुनकर एक बार फिर से आंसू छलक पड़े थे। तभी बुआ ने इच्छा जाहिर की कि वह अपने भतीजे को देखना चाहती है। बुआ ने मुझे कहा कि मैं उन्हें भाई की शादी की वीडियो लगाकर दिखाऊं। मैं ना चाहते हुए भी मजबूरन कमरे में लैपटॉप लेने चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी पापा भाई की शादी की वीडियो देखे और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन बुआ की बात भी नहीं काटी जा सकती थी। सो लैपटॉप उठाकर लाई और शादी की वीडियो चला दी। मेरा भाई हंसता खेलता कितना खुश था, ना जाने किसकी नजर लग गई थी। सब साथ साथ वीडियो देख रहे थे और साथ ही साथ बातें भी जारी थी। मम्मी तो बार बार भाई की तस्वीर को छूकर प्यार दे रही थी और साथ ही साथ रो रही थी। तभी बुआ ने भाभी के बारे में पूछा कि अनीता तेरी बहू कहाँ है। इस सवाल पर मम्मी ने फौरन से मेरी तरफ देखा था, जबकि मैं खुद बहुत घबरा रही थी। अब भला मैं बुआ को क्या जवाब देती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बुआ क्या जवाब दूं? ना झूठ बोल सकती थी, ना ही सच बता सकती थी। बुआ की सख्त तबीयत से हम सब अच्छी तरह जानकार थे। अगर बुआ को भाभी के बारे में भनक भी लग जाती तो न जाने कितना तमाशा हो जाता। और हमारा मातम वाला घर था।
हम घर में कोई तमाशा नहीं लगवा सकते थे। इससे पहले मैं और मम्मी बुआ को कोई जवाब देते, घर के दरवाजे से मोहल्ले के मर्द और औरतें आते दिखाई दिए। वह लोग रोजाना रात के खाने के बाद हमारा दुख हल्का करने चले आया करते थे। पापा और चाचा मर्दों को लेकर बैठक में चले गए, जबकि औरतें वहीं लोन में ही एडजस्ट हो गई। मैं औरतों को आते देखकर एक सुकून भरी सांस ली थी कि चलो उनके आने से बुआ का ध्यान भाभी की तरफ से हट जाएगा। लेकिन यह मेरी सिर्फ गलतफहमी थी। उन औरतों ने भी हमारे हालचाल के बाद भाभी के बारे में पूछा था, लेकिन हमारे पास किसी को बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। अब भला क्या बताती उनको कि उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं उनको ये बता दूं कि भाभी को नींद की गोली देकर सुला दिया है। अभी मैं बोलने ही वाली थी कि इससे पहले अचानक से भाई के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी बाहर आती दिखाई दी। उन्हें देखते ही मैं और माँ ने शर्म से सर झुका लिए थे। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। हमारे सामने ही हमारी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। अब किसी से क्या शिकायत करते। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई की पसंद ऐसी होगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। जो होना था वह हो चुका था। अब पछताने का क्या फायदा। काश कि माँ उस वक्त भाई की बात ना मानती तो आज हमें यह दिन देखना ना पड़ता। कभी नहीं सोचा था भाभी ऐसा व्यवहार करेगी। सब औरतों की नजरें भाई के कमरे की तरफ थी और वह तौबा तौबा कानों को हाथ लगा रही थी। भाभी के इस हुलिये की उम्मीद किसी को नहीं थी। अभी तो भाई को गुजरे मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था और भाई की हालत इतनी शर्मनाक थी। इस तरह के कपड़े पहने हुए थे कि सबकी नजरें शर्म से झुक गई थी। सब लोग हैरत भरी नजरों से मेरी मम्मी को देखने लगे थे। भाभी मुश्किल से लाल रंग का भारी लहंगा संभालते हुए हमारी तरफ आई थी। भाभी के चलने के साथ ही उनके पैरों में बंधी पायल और कलाई में मौजूद चूड़ियों की खनकार ने शोर मचाया था। वह पूरे लाल जोड़े में सजी हुई थी। बहुत सारे गहने पहने हुए थे और चेहरे पर एक अजीब अनजानी सी मुस्कुराहट थी, जो कि एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वह चलते हुए हमारे पास आकर रुकी और कुछ देर खड़ी होकर लैपटॉप पर चलती हुई वीडियो को देखती रही और फिर लैपटॉप उठाकर अपने कमरे में ले गई। बुआ का तो भाभी का यह रूप देखते ही पारा हाई हो गया था। अभी वह फौरन से उठकर भाभी के पीछे गई थी, मगर इससे पहले ही भाभी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। बुआ आंख बबूला होती वापस हमारे पास आई थी और मम्मी की क्लास लेनी शुरू कर दी। बुआ ने मम्मी से कहा, सुनीता, यह तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? क्या तुम इस घर के रस्मों रिवाज भूल गई हो? तुम जानती नहीं हो कि इस घर में रहने के क्या उसूल है? मगर लगता है बेटे की मौत के बाद तुम सब भूल गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब याद करा देती हूँ। जिस औरत का पति मर जाए वह विधवा होती है। उसको इस तरह रंगीन कपड़े पहनने का कोई हक नहीं और ना ही सुहाग की कांच की चूड़ियाँ और ना ही जेवर पहनने का हक है। लेकिन तेरी बहू तो देखो, तेरे बेटे के चीता की आंख ठंडी नहीं हुई और उसने इतने रंग बिरंगे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। इस तरह सज धज के तैयार है जैसे सुहागन हो। बुआ का तमाशा शुरू हो चुका था। मम्मी चुपचाप बुआ की बातें सुनती जा रही थी। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। बुआ कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। जो कुछ भी था बुआ सच कह रही थी। बुआ अभी के अभी भाभी को घर से निकालने के लिए कह रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने हालात संभाला और बुआ को बड़ी मुश्किल से समझाया। दरअसल जब से भाई की मौत हुई थी, भाभी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उनका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि भाई मर चुके हैं। इसलिए वह खुद को सुहागन बनाकर रखती थी और भाई का इंतजार करती थी। हमारी पूरी बात सुनकर सबने ही अफसोस जाहिर किया था। भाभी को घर में रखना और इस हुलिये में देखना और बर्दाश्त करना हमारी भी मजबूरी थी। अगर मजबूरी ना होती तो खुशी से कौन कहता कि मुर्दा बेटे की पत्नी 8 दिन भी ना गुजरने दे और फिर से दुल्हन बनकर बैठ जाए और घर वाले बर्दाश्त करते रहे। हम खुशी से यह सब नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारी भी एक मजबूरी थी। कुछ देर बैठने के बाद सब लोग वापस अपने अपने घरों के लिए चले गए थे, जबकि बुआ जाते जाते मम्मी को भाभी की कड़ी निगरानी करने का कह गई थी। साथ ही साथ मम्मी को कहा कि इसे समझाओ ताकि यह अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मम्मी ने बुआ की बात सुनकर सिर पर सर हाँ में हिलाने पर ही भलाई समझी। बुआ को भेजने के बाद हम अपने अपने कमरों में आकर सो गए थे। वक्त गुजरता गया था, लेकिन भाभी अभी तक वैसी की वैसी ही थी। उनमें जरा भी बदलाव नहीं आया था। वही आदतें, वही हरकतें। मैं और मम्मी समझा समझा कर थक गए थे कि भाई अब इस दुनिया में नहीं है। उसने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा
और हमने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। मगर मजाल है उस पर रत्ती भर भी असर हुआ हो। वह यूं ही हर रोज दुल्हन की तरह तैयार होती और शादी की वीडियो लेकर कमरे में बंद हो जाती। उसके कमरे में अक्सर बातों की आवाज सुनाई देती थी। ना जाने वह किससे बातें करती रहती थी। हम बेहद परेशान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। भाई की मौत को 5 महीने गुजर चुके थे। समय बहुत बड़ा मरहम होता है, बड़े बड़े घाव को भर देता है। समय के साथ साथ हम सब भी संभल गए थे, सिवाय भाभी के। न जाने उसको कब समझ आनी थी। मेरा नाम काजल है। मेरा एक ही भाई था। मेरे भाई का नाम रोहित था। मेरे पापा का अपना कारोबार था। उनकी शहर में बहुत बड़ी दुकान थी जिससे अच्छी आमदनी हो जाती थी और हमारे घर का गुजारा अच्छा चल रहा था। मेरे भाई ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया और पापा को दुकान में हाथ बटाने लगा। ऐसे पापा को थोड़ी हेल्प भी मिल गई थी। हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन हम रात का खाना खा रहे थे तो उसी दौरान भाई ने मम्मी को कहा कि वह शादी करना चाहता है। मम्मी की तो जैसे ख्वाहिश पूरी हो गई थी, जबकि पापा ने घूरकर दोनों को देखा था। मम्मी पापा के घूरने की परवाह न करते हुए झट से बोली कि मैं आज ही रिश्ता देखना शुरू करती हूँ। तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है ताकि मैं तुम्हारे पसंद के अनुसार ही लड़की ढूंढूं। मगर भाई की अगली बात से मम्मी की खुशी कम हो गई थी। भाई ने कहा, मैं लड़की खुद पसंद कर ली है, आप बस उसके घर रिश्ता लेकर जाने की तैयारी करें। मम्मी पापा हैरानी से भाई को देख रहे थे। उन्हें भाई की बात सुनकर दुख हुआ था। आज से पहले तो भाई ने कभी कोई काम मम्मी पापा की अनुमति लिए बगैर नहीं किया था। आज जब शादी की बारी आई तो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसने बगैर माँ बाप के मशवरे के कर लिया था। मम्मी भाई को कुछ कहना चाहती थी मगर पापा ने मम्मी को रोक दिया। पापा समझ गए थे कि उनका बेटा बड़ा हो गया है और अब उसे उंगली पकड़कर चलने की जरूरत नहीं थी। खैर मम्मी ने लड़की के बारे में भाई से पूछा तो पता चला लड़की अनाथ है और अपने मामा मामी के साथ रहती है। एक दिन बाद ही हम सब जाकर लड़की को देख आए थे। शक्ल सूरत से तो बेहद खूबसूरत थी, मगर आदत और सलीके का पता तो शादी के बाद ही चलता है। वह लोग कुछ अजीब से थे। उन्होंने हमसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की थी, ना ही कोई सवाल किया था। यह बात बड़ा हैरान कर देने वाली थी, वरना कहाँ कोई आजकल के दौर में बिना छानबीन के अपनी बेटी का रिश्ता देता है। खैर मम्मी ने अपनी तरफ से उनको एक बार अपने घर आने की दावत दे दी थी ताकि वह आकर अपनी तसल्ली कर ले, मगर इस बात का भी लड़की की मामी ने बड़े आराम से इनकार कर दिया। उन्होंने बस शादी की तारीख दी और कहा इस तारीख को आकर अपनी अमानत ले जाए। मम्मी ने लेन देने के बारे में पूछा तो इस पर भी साफ कह दिया कि वह ना तो कुछ लेंगे और ना ही कुछ देंगे। उन लोगों ने हमें सिर्फ 10 दिन का वक्त दिया था, जिसे मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से 1 महीने का करवाया था, क्योंकि हमें भी अपनी तैयारी करनी थी। आखिरकार मम्मी लड़की के हाथ में भाई के नाम की अंगूठी पहनाकर आ गई थी। और करती भी तो क्या, इकलौते बेटे की पसंद जो थी उसकी खुशी को देखते हुए यह कड़वा घुट पीना ही था। खैर दिन गुजरते गए और तैयारी शुरू हो गई। इसमें मम्मी ने भाई को 2 बार समझाने की कोशिश भी की थी कि यूं जल्दबाजी ठीक नहीं है, बेहतर है कुछ समय और ले लो और अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करो। मगर भाई ना माना। उसने मम्मी को राजी कर लिया कि उसका फैसला बिल्कुल ठीक है, मगर यह तो वक्त ही बताने वाला था कि उसका फैसला सही था या फिर गलत था। तय समय आ पहुंचा और हम भाई की पसंद की लड़की को ब्याह कर घर ले आए। पूरे खानदान वाले लड़की के खानदान के बारे में सवाल उठाए थे। उसके मामा मामी उसकी विदा करने के दूसरे दिन ही शहर छोड़कर कहीं चले गए थे। भाभी ज्यादातर कमरे के अंदर ही रहती थी। उनकी शादी को 3 दिन गुजर गए थे, मगर सिवाय खाने के समय वह कमरे से बाहर न आती। नई नई शादी थी, हमने भी कुछ कहना उन्हें ठीक नहीं समझा। एक दिन भाई ऑफिस से आए, खाना खाने के फौरन बाद कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद भाई भाभी को लेकर कमरे से बाहर आए और मम्मी से कहा कि वह भाभी को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं। शाम का समय था, सर्दियों के दिन थे, अंधेरा जरा जल्दी हो जाता था। मम्मी ने भाई को रोका कि इस वक्त जाना सही नहीं है, तो इस वक्त मत जाओ, कल दिन में चले जाना। अभी तो वैसे भी बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है और कहाँ घूमोगे अंधेरे में। भाई ने भाभी की तरफ देखा और मम्मी से कहा, मम्मी इसका दिल अभी चाह रहा है, आप चिंता ना करें, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम बस यहीं से वापस आ जाएंगे। मम्मी भाई को रोकना चाह रही थी,
मगर भाई पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। मैंने मम्मी को कुर्सी पर बिठाया। मम्मी का दिल बेहद घबरा रहा था। कुछ ही देर बाद भाई भाभी को लिए तेजी से अंदर दाखिल हुए। भाभी को कमरे में छोड़कर वापस जाने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं भागकर भाई के पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ है? तो भाई ने मेरी बात का जवाब ना दिया और बाहर जाने लगा। अचानक दरवाजे के पास पहुंचकर रुका और फिर दौड़कर मम्मी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। मम्मी तो डर गई थी। कौन माँ है जो अपनी जवान औलाद को यूं रोता देख सकती है। मम्मी ने भाई को फौरन से अपने गोद में भर लिया और चुप कराने लगी। कुछ देर बाद भाई चुप हुए थे। मम्मी यूं ही भाई का सर गोद में रखे नीचे बैठी रही। उनको लगा शायद भाई सो गया है। मम्मी बहुत देर वहीं एक जगह जमीन पर बैठी रही कि कहीं भाई की नींद में कोई खलल ना आ जाए। हालांकि मैं कई बार मम्मी को कह चुकी थी कि भाई को उठाए, वह जाकर अपने कमरे में आराम करे और आप भी यहाँ से उठे, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक दिया। खैर फिर से खाना बनाने में बिजी हो गई। खाना मेज पर लगाने के बाद जब मैं मम्मी को खाने के लिए बुलाया तो वह भाई को जगाने लगी। जैसे ही मम्मी ने भाई की कलाई पकड़ी, एकदम विधक कर पीछे हुई थी और फिर भाई को उठाने लगी। अगले ही पल मम्मी की चीख पूरे घर में गूंज रही थी। मैं भागकर मम्मी के पास पहुंची। भाई की हालत देखकर मेरे पैरों तले से भी जमीन निकल गई थी। मैंने फौरन से भाई की नब्ज चेक की। भाई का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। वह तो सिर्फ एक मुर्दा शरीर बचा हुआ था जिसमें कोई हलचल नहीं थी। मम्मी चिल्ला रही थी। वह कहाँ जानती थी कि उनका बेटा यूं उनकी गोद में सोते हुए हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। अगर मम्मी जानती कि उनका बेटा दोबारा कभी नहीं उठेगा तो कभी उसको सोने ही नहीं देती। मगर भाग्य से कौन लड़ सकता है। घर में एक कोहराम सा मच गया था। मोहल्ले और खानदान वाले सब इकट्ठे हो गए थे। हर एक को इसकी खबर मिल गई थी। हर एक आंख रो रही थी। हर एक का दिल खून के आंसू रो रहा था। मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था और भाभी भी अपने होश खो बैठी थी। 1 घंटे में उसे कई बार बेहोशी के दौरे पड़ चुके थे। उसके साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी ना उतरी थी। फिर यह कैसा हादसा हो गया था। सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा करने वाला उसे तन्हा छोड़कर चला गया था। ना जाने भाई को क्या हुआ था। अभी तो दोनों हंसते खेलते अच्छे भले घर से बाहर घूमने के लिए गए थे। फिर अचानक भाई को क्या हुआ था। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और भाभी भी होश में नहीं थी कि उनसे कुछ पूछा जाता। ठंड में पड़े रहने के वजह से भाई की बॉडी अकड़ गई थी। इसीलिए जल्द से जल्द भाई के अंतिम संस्कार के बारे में सोचा गया। भाई के अंतिम संस्कार होते ही पापा को भी हार्ट अटैक आया था। पापा को फौरन से अस्पताल ले जाया गया। 5 घंटे अस्पताल में रहने के बाद लगभग सुबह के समय उनकी वापसी हुई थी। हमारे घर में बिल्कुल मातम छा गया था। दिन तक रिश्तेदार आते रहे। उसके बाद वह सभी अपने अपने घरों में चले गए थे। अभी हम लोग इस सदमे से बाहर भी ना निकले थे जब भाई की मौत के तीसरे दिन भाभी अपने कमरे से बाहर आई थी। भाभी की हालत देखकर हमें झटका लगा था। भाभी पूरी तरह दुल्हन की तरह तैयार थी और इधर उधर देखकर खुद से ही बातें करती रही। थोड़ी देर देखते रहे, फिर जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। पूरी रात उसके कमरे से बातों की आवाजें सुनाई देती। भाभी को भाई की मौत का गहरा सदमा लगा था। वह अपने होशोवास खो चुकी थी और बिल्कुल पागल हो गई थी। मम्मी दिन में उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती ताकि वह लोगों के सामने ना आ सके। मगर उस रात सब लोगों ने उसकी हालत देख ली थी और उसकी हालत का भी उन्हें पता चल गया था। भाई को गए 8 महीने हो गए थे, लेकिन भाभी हमारे ही घर में रह रही थी। हालांकि इसका हमारे घर में रहने का अब कोई मतलब नहीं था। हमारे पास भी अपने घर में उसे रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाबा कई बार उसके मामा के घर के चक्कर लगा चुके थे। उनके घर ताला लगा हुआ था और उनके जो नंबर हमारे पास थे वह भी बंद थे। एक दिन हम यूं ही बैठे हुए थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो रिश्ता कराने वाली आंटी थी और उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो मेरे रिश्ते के लिए आए थे। मम्मी पापा ने उनको बैठक में बिठाया और मुझे उनके लिए कुछ इंतजाम करने का बोला। मैं सर हिलाती किचन में चली गई। कुछ देर बाद भाभी भी अपने कमरे से निकलकर बैठक में चली गई। वहाँ बैठी एक औरत ने भाभी को देखते ही हैरत का इजहार किया था तो मम्मी ने उसे भाभी का इंट्रोडक्शन करवाया। जैसे ही उन औरतों की नज़र भाभी के चेहरे पर पड़ी, वह एकदम से चौंक उठी थी और अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। फिर मम्मी से कहा कि हम इस घर में रिश्ता नहीं कर सकते। उसके बाद भी कई रिश्ते आए थे,
लेकिन हर बार ही रिश्ते के लिए आए हुए लोग भाभी की शक्ल देखते ही रिश्ते से इनकार कर देते। ना जाने उसके चेहरे पर ऐसा क्या था। उस दिन भी हमारे घर यूं ही रिश्ते वाले आए और कुछ ही देर बाद उठकर चले गए। शाम के समय उन्होंने रिश्ता कराने वाली आंटी से इनकार भिजवा दिया। मम्मी गुस्से से भाभी के पास जाने लगी और कहा कि आज वह भाभी को घर से निकाल देंगी, क्योंकि उसकी वजह से हर बार ही मेरा रिश्ता ठुकराया जा रहा था। मम्मी ने गुस्से से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा झटके से खुला था। सामने का मंजर देखते ही मम्मी एकदम से चीखती हुई बाहर आई थी। मम्मी की चीख सुनकर मैं और पापा भी फौरन से भाभी के कमरे की तरफ दौड़े थे। सामने का मंजर दिल को दहला देने वाला था। हमारी आंखों के सामने ही मेरी भाभी पंखे से लटक रही थी और बेड पर लैपटॉप पड़ा था, जिसमें हूबहू भाभी का चेहरा नजर आ रहा था और वह बार बार मेरी भाभी का नाम लेकर उसको रुकने का कह रही थी। पापा ने जल्दी से भाभी को थामकर उसके गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर बिठाया। भाभी शर्मिंदगी से नजरें झुकाए किसी मुजरिम की तरह बैठी हुई थी। इस वक्त वह कहीं से भी पागल नहीं लग रही थी। मैंने उसे पानी लाकर पिलाया। उसके बाद जब उसकी हालत कुछ ठीक हुई तो मम्मी ने उसने पूछना शुरू किया, क्योंकि एक बात तो तय थी कि भाभी पागल नहीं हुई थी। वह सिर पर पागल होने का ड्रामा कर रही थी और वह ऐसा क्यों कर रही थी यह तो अब वही बता सकती थी। दूसरी हैरत की बात यह थी, अगर वह यहाँ थी तो अभी थोड़ी देर पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर जो उनकी हमशक्ल थी वह कौन थी, और सबसे अहम बात कि भाई की मौत की वजह क्या थी, भाई की मौत का क्या कारण था, यह भाभी ही हमें बता सकती थी। भाई को ऐसा कौन सा सदमा पहुंचा था जिसने उसकी जान ले ली। इससे पहले भाभी कोई जवाब देती, अचानक भाभी के नाम को पुकारती हुई एक औरत तेजी से अंदर दाखिल हुई थी और आते साथ ही उसने भाभी के मुंह पर थप्पड़ मारा था और उसके बाद फिर उसने भाभी को गले लगा लिया, जबकि हम सब हैरत से उसे देख रहे थे। यह तो वही थी भाभी की हमशक्ल औरत थी। वह औरत हमारी तरफ मुड़ी थी। उसके कपड़े पहनने का जो तरीका था बहुत ही बेहुदा था, जो पापा के साथ साथ हमें भी नजरें झुकाने पर मजबूर कर गया था। पापा फौरन कमरे से चले गए। मेरी भाभी चिल्ला चिल्लाकर उस औरत को यहाँ से जाने को कह रही थी। जब उस औरत ने मेरी माँ से कहा कि वह भाभी से अकेले में कुछ बात करना चाहती है और उसको अपने साथ ले जाना चाहती है, मगर उसकी बात सुनकर भाभी फौरन से दौड़कर मम्मी के पीछे छुप गई और मम्मी से हाथ जोड़ने लगी कि मुझे अकेला न छोड़े और इस औरत के साथ बिल्कुल ना भेजे, वरना यह औरत मुझे जान से मार देगी। भाभी बेहद डरी हुई थी और डर से कांप रही थी। मम्मी ने भाभी को अपने साथ लगाते हुए तसल्ली दी, यह तुम्हें कुछ नहीं करेगी, बस तुम यह बताओ कि यह कौन है और तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। इसके बाद भाभी ने जो कुछ हमें बताया उसे सुनकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल यह औरत भाभी की हमशक्ल थी और एक तवायफ थी और बदकिस्मती से भाभी की माँ थी। इस औरत को एक अमीर आदमी ब्याह कर कोटे से निकाल कर ले गया था, जहां उसकी औलाद हुई थी। लेकिन इस औरत ने तवायफ वाले काम नहीं छोड़े थे, जिससे तंग आकर उसके पति ने उसे तलाक देकर उसे बेटी के साथ घर से निकाल दिया था। भाभी की माँ ने भाभी को अनाथ आश्रम में छोड़कर कोटा संभाल लिया था और वापस मुड़कर कभी भी अपनी बेटी की खबर नहीं ली थी। और भाभी की मुलाकात दुकान पर भाई से हुई थी, जहाँ उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। भाई को पता था कि मम्मी अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़की से कभी भी उनकी शादी नहीं करवाएगी, इसीलिए उन दोनों ने एक फैमिली को कुछ पैसे देकर मामा मामी बनने पर राजी कर लिया। तभी वह लोग शादी के दूसरे दिन ही गायब हो गए थे। भाई ने शादी पर जिन गाने बजाने वालियों को बुलाया था उनमें भाभी की माँ भी थी। उस वक्त वह नहीं जानती थी कि यह उनकी बेटी की शादी का फंक्शन है, लेकिन भाभी को देखते ही वह पहचान गई थी कि उनकी बेटी है। अपनी बेटी को यह जवान और खूबसूरत देखकर वह बहुत खुश हुई थी। अब उसका इरादा अपनी बेटी को भी कोटे पर बिठाने का था, मगर अफसोस कि भाभी की शादी ने उसका ये प्लान नाकाम कर दिया। मगर वह मौके की तलाश में थी, कब से उसे मौका मिले और वह भाभी को उठाकर ले जाए। भाई की बदकिस्मती कहें या उस औरत की खुशकिस्मती, जब भाई और भाभी घूमने के लिए घर से निकले थे तो इस औरत ने इन दोनों को देख लिया था और फिर इसके शातिर दिमाग में एक और चाल चली। भाई को अपने बारे में बता दिया और साथ यह भी कहा कि मेरी बेटी भी एक तवायफ है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी पत्नी अनछुई और पवित्र है। यह मेरे साथ कोटे पर काम करती थी और न जाने कितने मर्दों के बिस्तर गर्म कर चुकी है। वह तो यह मुझसे नाराज हो गई थी, इसीलिए मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर अनाथ आश्रम में चली आई थी। वहाँ इसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और तुमसे शादी कर ली
उसने सोचा यह बात सुनकर भाई भाभी को तलाक दे देगा, मगर भाई को भाभी से मोहब्बत थी और उसे तलाक तो ना दे सके, मगर उसके तवायफ होने का सदमा भी बर्दाश्त न कर पाया और जिंदगी की बाजी हार गया। भाई की मौत के बाद तो भाभी की माँ का रास्ता और भी साफ हो गया था। तभी भाभी ने अपनी माँ से बचने की खातिर पागल हो जाने का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन अब भाभी की माँ को पता चल गया कि भाभी पागल नहीं है। तभी उसने भाभी को अपने साथ ले जाने की धमकी दी, जिस पर भाभी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। भाभी बोलते बोलते रो पड़ी थी, जबकि वह औरत गुस्से भरी नजरों से भाभी को घूर रही थी। मम्मी ने आगे बढ़कर उस औरत के मुंह पर थप्पड़ मारा था और वह इसी काबिल थी। उसके झूठ की वजह से मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा था। उसकी बेटी विधवा हो गई थी। वह औरत जिसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा था, वह कैसे किसी और की हो सकती थी। ऐसी औरतों का खुला रहना ठीक नहीं था। मम्मी उसी वक्त पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद मम्मी पापा ने भाभी की शादी एक अच्छा रिश्ता देखकर कर दी थी। भाभी अब अपने घर में खुश है। धीरे धीरे भाई का गम उनके दिल से निकल गया है। सच कहा जाता है, मरने वाले के पीछे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जिंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ती रहती है। हम लोगों के दिलों से भी भाई का गम निकल गया था, लेकिन उनकी याद अभी भी दिल के किसी कोने में है। कभी कभी उन्हें याद कर लेते हैं। भाभी की शादी के 1 साल बाद मम्मी ने मेरी शादी भी कर दी। मैं कभी कभी भाभी से मिलने जाती तो मेरी भाभी सबका बहुत एहसान मानती कि हमने उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद दोस्तों।